नमस्कार साथियों, मैं आलोक पांडे धेनु क्लासेस के इस YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, केडी क्लास में सोशियोलॉजी की जो क्लास चल रही थी, तो पीजीटी की जो क्लास वहाँ पे चल रही थी, तो पीजीटी के क्लास में वहाँ अगस्त काम्टे ख़त्म हो गया था। अगस्त काम्टे के बाद हर्बर्ट स्पेंसर टॉपिक बचा हुआ था कि हर्बर्ट स्पेंसर अगली टॉपिक में पढ़ाऊँगा। लॉकडाउन की वजह से ऑनलाइन क्लास ही संभव हो पाया है, तो ऑनलाइन क्लास मैं लेकर के आया हूं और इसमें हर्बर्ट स्पेंसर टॉपिक से शुरुआत कर रहा हूं। तो मेरा ये मानना है कि यदि सोशियोलॉजी में हर्बर्ट स्पेंसर को हम पढ़ रहे हैं तो मैं प्रेफरेंस हमेशा एनसीईआरटी को देता हूं। ये एनसीईआरटी ओल्ड एडिशन, जो पुरानी वाली एनसीईआरटी है, नई वाली एनसीईआरटी में आपको कुछ अच्छा नहीं मिलेगा, एक भी प्रश्न नहीं फंसेगा परीक्षा में। पुरानी वाली एनसीईआरटी को प्रेफरेंस देता हूं, तो एक बार हर्बर्ट स्पेंसर को हम पूरी एनसीईआरटी ओल्ड एडिशन वाली कंप्लीटली पढ़ेंगे, ताकि आधारभूत समझ हमारी हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में हमारी आधारभूत समझ अच्छी हो जाए। तो इसीलिए मैंने लिखा है कि यहाँ पे समाजशास्त्र में हम हर्बर्ट स्पेंसर को जब ले करके चलेंगे तो हर्बर्ट स्पेंसर को दो भाग में हम देखेंगे। प्रथम भाग में आधारभूत समझ विकसित करना पड़ेगा, तो आधारभूत समझ विकसित करने के लिए एनसीईआरटी के पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, एनसीईआरटी को। और इस एनसीईआरटी की लगभग हर्बर्ट स्पेंसर को देखा जाए तो छोटे छोटे वीडियो में बनाऊं तो 4 वीडियो इसका बनेगा, 8-8 मिनट का, 10-10 मिनट का 4 वीडियो बनेगा। इन 4 वीडियो में आप देखेंगे कि हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में जो एनसीईआरटी कहता है, मैं उतने की ही बात कहता हूं। यदि एनसीईआरटी की का कहा है तो की का ही, एक्स्ट्रा उसमें कुछ भी मैं अपने मन से नहीं जोड़ा हूं। बाद में जब अगला खंड में जो हम देखेंगे तो वो हमारा रहेगा हर्बर्ट स्पेंसर टॉपिक ही रहेंगे, लेकिन वो परीक्षा उपयोगी रहेगा। जैसे जीडीसी, जीआईसी, इन सब परीक्षाओं में कैसे प्रश्न पूछते हैं, कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वो परीक्षा के लिहाज से ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। और ये हर्बर्ट स्पेंसर अभी जो पहले खंड में है, जिसमें आधारभूत समझ विकसित होगा, ये आपको एनटीए के लिए बड़ा मदद देगा, बहुत ही आपको मदद देगा एनटीए के प्रश्नों को समझने में। क्योंकि अंडरस्टैंडिंग जब बेहतर हो जाएगी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग जब बेहतर हो जाएगी, तो मुझे नहीं लगता कि आपको एनटीए के प्रश्नों को हल करने में कोई दिक्कत होगा। क्योंकि मेरा व्यक्तिगत तजुर्बा कि मैंने प्रश्न को देखा है। जैसे अभी मैं आपको इस टॉपिक को जब पढ़ाऊँगा तो मैं इसमें आपको 2-4 जगह उसका झलक दिखाऊंगा कि एनटीए कैसे घुमाता है, 2 थिंकरों को एक साथ जोड़ करके, कनेक्ट करके उसके प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति होती है, खास करके कॉन्सेप्ट को चेक करने के लिए। तो इसीलिए ज़रूरी हो जाता है कि हम एनसीईआरटी की समझ को थोड़ा सा बेहतर कर लें। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं हर्बर्ट स्पेंसर को लेकर के। हर्बर्ट स्पेंसर जो है, इनका जन्म जो है 1820 में होता है और 1903 में इनका देहांत हो जाता है। इनका जन्म जो है, इनका जन्म देखिए, थोड़ा सा इनके बारे में हम जान लेते हैं। इंग्लैंड में हुआ था। अब देखिए, यहाँ मैंने डर्बी शब्द इस्तेमाल नहीं किया है, एनसीईआरटी कोई नहीं लिखता है डर्बी, क्योंकि उसकी कहीं बात नहीं है। एडवांस में जब हम आएंगे, परीक्षा उपयोगी में आएंगे, तो कभी कभार पूछ दिया है। राजस्थान आरएएस के, पीसीएस वगैरह परीक्षा में जब 2010 तक सीसेट लागू नहीं हुआ था तो वहाँ पूछ देता था। पीसीएस वगैरह मैंने पेपर देखा तो वहाँ पे ये सब पूछ दिया है। तो इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। एनसीईआरटी इतना ही कहता है कि इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। तो हमारी बेसिक समझ ये हो जाएगी कि हर्बर्ट स्पेंसर इंग्लैंड के निवासी थे। 19वीं सदी के बौद्धिक हलचल, ध्यान देंगे 19वीं सदी में क्या हुआ था, स्वतंत्र चिंतन का काल था 19वीं सदी। उसमें बौद्धिक जो हलचल हुआ था, खास करके सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में, तो इसमें इनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है हर्बर्ट स्पेंसर साहब का। अर्थात स्वतंत्र चिंतन में ये भी भाग लिए हैं। स्वतंत्र चिंतन में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब देखते हैं कि ये ज्ञान के अगला पॉइंट देखते हैं कि ज्ञान के जो कई क्षेत्र हैं, ज्ञान के कई क्षेत्र में देखिए, जैसे दर्शन शास्त्र है, प्राणी शास्त्र है,
मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी है, ये मानव विज्ञान अर्थात मानव शरीर जिसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी, और ये समाजशास्त्र, इनमें इनका योगदान है। पहले तो 19वीं सदी के बौद्धिक हलचल में इनकी भूमिका अग्रणी थी, और इस समय हो क्या रहा था, स्वतंत्र चिंतन का बोलबाला था। यहाँ पे हर एक चीज़ का स्वतंत्र चिंतन हो रहा था, किसी न धर्म का सहारा लिया जा रहा था, न किसी ग्रंथ का सहारा लिया जा रहा था। तो यहाँ पे स्वतंत्र चिंतन किया जाता था, ताकि यानी कि समझ लीजिए एक तरह से मानव केंद्रित चिंतन था। यह दौर जो था मानव की समस्याओं को केंद्र में रख के चिंतन किया जाता था। ज्ञान के कई क्षेत्रों में मैंने बताया कि दर्शन, प्राणी शास्त्र, इतने क्षेत्रों में इन्होंने अपना योगदान दिया था। प्रारंभिक जीवन में वो पेशे से इंजीनियर थे। अब ये देखिए इसको एनसीईआरटी क्यों लिखता है, क्या ज़रूरत थी कि प्रारंभिक जीवन में पेशे से इंजीनियर थे। ये देखिए रेलवे में इंजीनियर थे, बाद में ये संपादक हो गए। जो इनकी लेखन शैली थी उनको अपने क्षेत्र में खींच ही ले गई, बाद में संपादक हो गए, और इन्होंने अपने लेखन के द्वारा व्यक्तिवादी विचारधारा की पैरवी की। देखिए व्यक्तिवादी विचारधारा यही है जो व्यक्ति को केंद्र में रख करके विचार करता है। कोई समस्या है तो व्यक्ति को केंद्र में रख करके, अर्थात ये व्यक्ति और राज्य के बीच जो संबंध है, तो व्यक्ति और राज्य, यहाँ पे थोड़ा सा हम देखते हैं कि व्यक्ति और राज्य के मध्य जो संबंध होते हैं, इनके बीच संबंधों के विश्लेषण करने के लिए व्यक्ति को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है यह आइडियोलॉजी, ये विचारधारा, व्यक्तिवादी विचारधारा। जैसे व्यक्ति हमेशा स्वतंत्रता का पोषक होता है, ये हमेशा फ्रीडम चाहता है, ये हमेशा स्वतंत्रता का पोषक होता है, और राज्य हमेशा शक्ति का पोषक होता है। राज्य चाहता है कि हम कैसे शक्तिशाली हो जाएं, और व्यक्ति हमेशा स्वतंत्रता अपनी ढूंढता है। तो इन्हीं को लेकर के दोनों में प्रतिस्पर्धा चलता रहता है व्यक्ति और राज्य के बीच में। तो यह जो विचारधारा है हर्बर्ट स्पेंसर जिसकी पैरवी करते थे, यह विचारधारा बेसिकली व्यक्ति और राज्य में व्यक्ति को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है। ऐसी विचारधारा जो व्यक्ति और राज्य के मध्य संबंधों के विश्लेषण में व्यक्ति को ज़्यादा प्रेफरेंस देता हो। ध्यान देंगे वर्तमान समय में गवर्नमेंट ये कह रही है ना कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, तो इसका मतलब यही है जो व्यक्ति को ज़्यादा महत्व देता है कि राज्य का हस्तक्षेप धीरे धीरे से क्या हो जा रहा है, गुड गवर्नेंस की कॉन्सेप्ट यही आ रहा है कि अब शासन में, सत्ता में, जैसे कोई भी कहीं प्रोजेक्ट लगाना होता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, तो जनता से राय लेती है। जनता से राय लेने के बाद फिर अपना कुछ, तो फैसिलिटेटर की भूमिका में राज्य आ जाती है। व्यक्तिवादी विचारधारा यही शुरू में कहता था, 19वीं सदी में बात कहता था, जो आज धीरे धीरे हो रहा है। 19वीं सदी में कहता है कि राज्य को फैसिलिटेटर की भूमिका में होनी चाहिए और व्यक्ति में ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ऐसे ही विचारधारा, ये व्यक्तिवादी विचारधारा, ऐसे ही विचारधारा के पोषक थे कौन, हर्बर्ट स्पेंसर साहब। इसका मतलब हर्बर्ट स्पेंसर मानव की स्वतंत्रता के पुजारी रहे होंगे। एक कॉन्सेप्ट एक बन जाता है, इसको ध्यान में रखना होगा। हर्बर्ट स्पेंसर व्यक्ति और राज्य में से किसको प्रेफरेंस देंगे, तो हमेशा व्यक्ति को देंगे। यहाँ से कॉन्सेप्ट ये निकल के आया व्यक्तिवादी विचारधारा से। आ रही बातें समझ में? तो व्यक्ति, इसका मतलब हर्बर्ट स्पेंसर मिनिमम, आज की जो कॉन्सेप्ट है मिनिमम गवर्नमेंट यानी कि कम से कम सरकार, और मैक्सिमम गवर्नेंस अर्थात अधिकतम शासन। अब देखेंगे यहाँ पे कि इस इतनी चीज़ों से ये बातें निकल के आई हैं। जब तक ये नहीं समझ में आएगा तब तक ये समझ में नहीं आएगा कि हर्बर्ट स्पेंसर आखिर व्यक्तिवादी विचारधारा की पैरवी उन्होंने किया था, तो आखिर व्यक्तिवादी विचारधारा का अर्थ क्या हुआ और इसका ताल्लुकात क्या है स्पेंसर से। भारत में भी गोपाल कृष्ण गोखले वगैरह को देखिए, एम.एन. राय वगैरह को देखेंगे तो वो लोग भी व्यक्तिवादी विचारधारा के ही पोषक थे। बहुत से लोग हैं जो मानव केंद्रित विचारधारा को प्रश्रय देते हैं लोग।
बढ़ावा देते हैं। अब व्यक्तिवादी विचारधारा से ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, इन्होंने अपने लेखन के द्वारा व्यक्तिवादी विचारधारा की पैरवी की, हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाएं, हालांकि इन्होंने अन्य कई पुस्तकें इसके अलावा भी इन्होंने लिखा है, लेकिन जो प्रमुख रचनाएं एनसीईआरटी ने जिक्र किया है, मैं यहाँ पे उसी को लिखा हूँ केवल। जैसे पहला सोशल स्टैटिक्स है, दूसरा है फर्स्ट प्रिंसिपल्स है, द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी है, द मैन वर्सेज स्टेट। देखिए इसी में द मैन वर्सेज स्टेट में व्यक्ति और राज्य के बीच संबंधों का इन्होंने विश्लेषण किया है और उसमें भी अपनी व्यक्तिवादी विचारधारा का पोषण व्यक्तिवादी विचारधारा की महत्ता को उजागर किया है इसी पुस्तक में, द मैन वर्सेज द स्टेट में। अब हम देखेंगे कि स्पेंसर की प्रमुख रचनाएं पूछ दिया जाता है, पीएचडी वगैरह में पूछ लिया जाता है, लेकिन अभी हम कॉन्सेप्ट के लेवल पे बात करते हैं। तो प्रमुख रचनाओं के बाद आता है कि स्पेंसर जो है, स्पेंसर साहब कौन से बहुत प्रभावित थे? स्पेंसर साहब अगस्त काम्टे से बहुत ही प्रभावित थे। वैसे आप पीजीटी के सिलेबस में देखेंगे तो अगस्त काम्टे के बाद स्पेंसर ही थिंकर है। तो इसमें अब यहीं पे तुलनात्मक चीज़ें पूछ दी जाती हैं कि स्पेंसर कोंत से बहुत ही प्रभावित थे। दोनों मतलब कौन? स्पेंसर और कोंत दोनों समाज की व्याख्या, समाज को समझाते हैं, समाज की व्याख्या करते हैं, उद्विकासी पद्धति के आधार पे करते हैं। अर्थात अगस्त काम्टे और हर्बर्ट स्पेंसर, ये दोनों लोग जब समाज की व्याख्या करते हैं तो उनकी व्याख्या करने का आधार क्या होता है? उद्विकासीय पद्धति। अर्थात उद्विकासी पद्धति के आधार पे समाज की व्याख्या करते हैं। तो प्रश्न ऐसा पूछ सकता है कि उद्विकासी पद्धति के आधार पर समाज की व्याख्या कौन करता है? ऑप्शन में दी स्पेंसर को, और भी थिंकर हैं, लेकिन अभी हम जो लोग पढ़ रहे हैं, जो एनसीईआरटी जिन चीज़ों को दे रहा है उसको हम लेकर के चल रहे हैं। तो ये ध्यान में रखना है कि हर्बर्ट स्पेंसर यदि कौन से प्रभावित थे तो क्या प्रभावित थे? तो एक चीज़ ये प्रभावित थे कि ये उद्विकासी पद्धति के आधार पर ये भी क्या करते थे? समाज की व्याख्या करते थे, कोंत की तरह। ठीक है, अब देखते हैं स्पेंसर ने सामाजिक उद्विकास की अवधारणा को प्रतिपादित किया। स्पेंसर ने प्रश्न पूछता है किसने सामाजिक उद्विकास की अवधारणा? आप जानते होंगे कि जैविक उद्विकास की अवधारणा डार्विन की है। तो सामाजिक उद्विकास की अवधारणा को प्रतिपादित किया स्पेंसर ने। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यहाँ से प्रश्न एनटीए पूछेगा, पीजीटी वगैरह कभी नहीं पूछेगा। स्पेंसर ने बहुत ही विस्तार से निम्न विषयों पर चर्चा किया कि अब हमको देखना है, यहीं से एनटीए का प्रश्न बनने शुरू हो जाते हैं इन सब टॉपिकों से। ऐसे जहाँ कहीं भी एनसीईआरटी को कहीं पुस्तकों में लिखा होगा, स्पेंसर ने बहुत ही विस्तार से निम्न विषयों पर चर्चा किया है। चूँकि आप देखेंगे स्पेंसर ने किन किन विषयों पर चर्चा किया? जनसंख्या पे, श्रम विभाजन पे, राज्य तथा व्यक्ति के मध्य संबंध, राज्य तथा व्यक्ति के संबंध, देखिए द मैन वर्सेज स्टेट में। तो ये जो तीनों टॉपिक हैं, तीनों जो विषय हैं जिन पे हर्बर्ट स्पेंसर ने बहुत ही विस्तार से चर्चा किया है, तो उनमें श्रम विभाजन एक ऐसा टॉपिक है, जनसंख्या एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत सी थिंकर ने इन विषयों पर चर्चा किया है। अब श्रम विभाजन एक ऐसा टॉपिक है कि जिस पे दुर्खिम भी जम के चर्चा की है। श्रम विभाजन और जनसंख्या के घनत्व के आधार पर श्रम विभाजन को विश्लेषित करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हर्बर्ट स्पेंसर साहब भी देखिए श्रम विभाजन की बात करते हैं। तो हर्बर्ट स्पेंसर की श्रम विभाजन को लेकर के दुर्खिम के श्रम विभाजन से क्या कर दिया जाएगा? कोरिलेट करके प्रश्न बन सकता है एनटीए में, और बनाएगा ही वो, आज नहीं कल नहीं परसों बनाएगा ही, क्योंकि आपका ये कॉन्सेप्ट चेक करना चाहता है कि ये आप अभी इसका श्रम विभाजन का कॉन्सेप्ट कुछ और है, दुर्खिम का श्रम विभाजन का कॉन्सेप्ट कुछ और है। ये व्यक्ति को प्रेफरेंस देते हैं हर्बर्ट स्पेंसर, दुर्खिम समाज को प्रेफरेंस देते हैं। अब आगे और देखेंगे, अब देखेंगे हम कि बौद्धिक दृष्टि से स्पेंसर के निम्नलिखित योगदान है। बौद्धिक दृष्टि से स्पेंसर के निम्नलिखित योगदान रहे हैं। अर्थात बौद्धिक दृष्टि से स्पेंसर क्या क्या काम किए हैं, क्या क्या योगदान दिए हैं। पहला चीज समाजशास्त्र में इन्होंने समाजशास्त्र का स्वरूप और भूमिका इस पे चर्चा की है। समाजशास्त्र का स्वरूप कैसा है, समाजशास्त्र का रोल क्या है, भूमिका क्या है। फिर दूसरा, समाज की उद्विकासी व्याख्या इन्होंने किया है कि समाज का विकास कैसे हुआ, इस बात को वो व्याख्यायित करते हैं, बताते हैं कि समाज की कैसे कैसे क्रमबद्ध तरीके से, सरल से जटिलता की ओर कैसे समाज का
विकास हुआ है, अर्थात समाज की उद्विकासी व्याख्या इन्होंने किया है। सामाजिक संरचना एवं प्रकार पे इन्होंने चर्चा किया कि सामाजिक संरचना और प्रकार, अर्थात सामाजिक संरचना क्या है और सामाजिक संरचना क्या है, कैसे किन किन चीज़ों से मिलकर के समाज के निर्माण हुआ है और इन संरचना का इनका प्रकार क्या है, फंक्शन क्या है। तो इसको हम अगले एक टॉपिक में इसको देख लेंगे, एक वीडियो लेक्चर में, दूसरे वीडियो लेक्चर में, तीसरे वीडियो लेक्चर में इसको देख लेंगे, चौथे में इसको देख लेंगे। तो यही टोटल आपके 4 वीडियो लेक्चर में पूरा हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो आपका कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के साथ कंप्लीट हो जाएगा। तो अगले वीडियो में हम देखते हैं समाजशास्त्र का स्वरूप और भूमिका। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।